जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है कंप्लीट देखने वाले हैं जो 12वीं कक्षा का जीव विज्ञान है, और इसमें से जो पहला अध्याय है वो हम लोगों का है जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर जो है NCERT में जितने भी सारे आपके प्रश्न पत्र दिए गए हैं, जिसमें से पहला सवाल है कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। दूसरा सवाल है आपका जनन की अच्छी विधि कौन सी हैं और क्यों है। तीसरा सवाल पूछा गया है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। चौथा सवाल पूछा गया है कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति को जीवित रखने के अच्छे अवसर होते हैं, क्यों? क्या यह कथन हमेशा सही होता है? पांचवा सवाल है कि अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार से भिन्न है। नेक्स्ट जो सवाल पूछा गया है वो है अलैंगिक जनन तथा लैंगिक प्रजनन में जो है अंतर लिखना है, और कायिक प्रजनन को प्रारूपिक लैंगिक प्रजनन क्यों माना जाता है। सातवां सवाल जो यहाँ पर दिया गया है, सातवां सवाल है कि कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, इसके जो है ना दो उपयुक्त उदाहरण दें। दूसरा सवाल पूछा गया है कि व्याख्या करें किशोरावस्था जो होते हैं यानी किशोर चरण के बारे में जो है यहाँ पर लिखना है। प्रजनन जो है प्रजनक चरण होता है, और जीर्णता चरण जिसको हम लोग जीर्णावस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि अधिक जटिलता के बावजूद भी जो है यानी कि जो अपनी जटिलता के बावजूद भी जो है बड़े जीव ने लैंगिक जनन को क्यों पाया, है ना। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि व्याख्या कीजिए और व्याख्या करके बताइए कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें कि यहाँ पर पूछा गया है 11वां सवाल में कि प्रत्येक पुष्पीय पादप के भाग को पहचानें और लिखें कि वह अगुणित होते हैं यानी हाइप्लॉइड्स होते हैं या फिर आपके डायप्लॉइड्स होते हैं, जिसमें से अंडाशय दिया गया है, परागकोश दिया गया है, अंडा दिया गया है जिसको हम लोग डिंब भी कहते हैं, पराग दिया गया है, नर युग्मक है और युग्मनज हैं। उसके बाद जो है आपका 12वां सवाल पूछा गया है कि बाह्य निषेचन की व्याख्या करें, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस क्या होता है और इसके क्या क्या नुकसान है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि जूस्पोर्स यानी कि आपके अलैंगिक चल बीजाणु क्या होते हैं और युग्मनज के बीच में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट सवाल है कि युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव के बीच में क्या अंतर है। उसके बाद 15वां सवाल है कि एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तन की व्याख्या करें। उसके बाद है आपका एक लिंगी पुष्प क्या होता है, अपने आसपास से 5 द्विलिंगी पुष्पों को एकत्रित करें और अपने शिक्षक की मदद से उनके सामान्य स्थानीय नाम और वैज्ञानिक नाम का पता करें। उसके बाद सवाल पूछा गया है 17वां, किसी भी कुकुरबिट पादप के कुछ पुष्पों को जो है एकत्रित करके जांच करें और पुकेसरी तथा स्त्री केसरी पुष्पों को पहचानने की कोशिश करें। उसके बाद है क्या आप अन्य एकलिंगी पुष्पों के नाम जानते हैं। चलिए, उसके बाद सवाल पूछा गया है कि अंड प्रजनक प्राणियों की संतानों का उत्तर जो है जीवन या सर्वाइवल जो होता है सजीव प्रजनक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त होता है, और क्यों होता है व्याख्या करने कह रहा है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे पहला सवाल जो पूछा गया है जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। तो हम लोग आंसर कर सकते हैं कि जनन जो होता है वह जीवधारियों का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। अगर कोई भी जीवधारी क्या है सजीव हैं तो उनका जो है ना एक प्रमुख कैरेक्टर्स होता है रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। इस लक्षण के अंतर्गत जीव अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं, और इस तरह से जो है यह जीवन चक्र को पूर्ण करने अथवा वंश को चलाए रखने के लिए क्या होता है एक अनिवार्य प्रक्रिया है।
तो ध्यान रखिएगा कि जीवों के लिए जनन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितने भी सारे सजीव हैं उनका एक प्रमुख लक्षण होता है, फंडामेंटल कैरेक्टर्स होता है, जिसको आप मौलिक गुण कह सकते हैं। और इस लक्षण के अनुसार जो है जब कोई भी जीवधारी क्या करते हैं, अपने जैसे तथा अपने से जीवों को जन्म देते हैं और इससे क्या होता है, उनकी जाति जो है निरंतर बनी रहती हैं। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि इनका जो काम है कि प्रजातियों की निरंतरता के लिए जीवों में प्रजनन की आवश्यकता ज़रूरी है, यानी कि नए नए ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, नए नए संतान आएंगे। यदि जीवों में जनन क्रिया रुक जाती हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर प्रजनन नहीं होगा तो प्रजातियों का अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और वे प्रजाति क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी जीव जो है अगर एक नए जीवों को जन्म नहीं देते हैं तो कुछ दिन के बाद वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है जनन जो होता है यह एक प्रजाति को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहने के योग्य बनाता है। कहने का मतलब कि अगर कोई भी जीवधारी हैं वो हमेशा तो जीवित नहीं रहेंगे, तो इस तरह से क्या करते हैं, वे एक नए संतानों को जन्म देते हैं और फिर जो है वह एक नया संतान जो है अगले आने वाले पीढ़ी को क्या करता है, बढ़ावा देता है। चलिए दूसरा सवाल हम लोग देखें कि जनन की जो अच्छी विधि है कौन सी है और क्यों है। तो जवाब में हम लोग लिखेंगे कि जो जनन की जो विधि होती हैं, लैंगिक प्रजनन विधि होती हैं, को जनन की अच्छी विधि मानी जाती हैं। यानी कि जनन में या प्रजनन में दो विधियां हैं, पहला है आपका अलैंगिक विधि है और दूसरा क्या है, लैंगिक विधि है। तो हम लोग ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन को क्या कहते हैं, जनन की अच्छी विधि मानते हैं। अब क्यों मानते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, आनुवांशिक विविधता आती हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटीज़ आती हैं, है ना, और जो जीवों के विकास और अनुकूलता के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं इससे विभिन्नताएं आती हैं, वेरिएशंस आता है और जो क्या होती हैं, विकास के लिए एक मुख्य कारक होता है। लैंगिक जनन आनुवांशिक विविधता और अनुकूलन की क्षमता के कारण जनन की एक बेहतरीन विधि होती है। तो ध्यान रखिएगा कि जो लैंगिक प्रजनन करने वाले जीव होते हैं उसमें आनुवांशिक विविधता पाई जाती हैं, उससे क्या होता है, विकास होता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, जनन की अच्छी विधि कहते हैं। उसके बाद तीसरा सवाल है कि जो है अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न हुए संतति होते हैं उसको हम लोग क्लोन क्यों कहते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि क्लोन को जो है हम लोग हिंदी भाषा में एक पुंजक भी कहते हैं। तो जो क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, कहा जा रहा है कि अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतति जो होते हैं वह क्लोन कहलाता है। क्यों कहलाता है, अलैंगिक प्रजनन के जो परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतानें जो होती हैं उसको हम लोग एक पुंजक क्यों कहते हैं। चलिए तो आंसर हम लोग लिखेंगे कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को हम लोग क्लोन कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि वे आकारिकी रूप से और आनुवांशिकी रूप से अपने जनक के समान होते हैं। मतलब कि अगर अलैंगिक प्रजनन के द्वारा जो उत्पन्न संतानें होती हैं वह अपने माँ बाप से क्या होती हैं, हूबहू मिलती हैं। उनके आनुवांशिक गुण क्या होते हैं, उनके माता पिता के समान होते हैं। तो इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। और अलैंगिक जनन में संतति का निर्माण केवल एक ही जनक कोशिका से होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अलैंगिक जनन में जो है किसी अन्य जनक के यानी नर और मादा की भागीदारी नहीं होती हैं, बिना किसी युग्मक के संलयन के हो जाता है। और इस प्रक्रिया में संतति में जनक के डीएनए की यथावत प्रतिलिपि होती हैं। मतलब कि जो एक पेरेंट्स में है वही जो है उनके संतानों में भी चले जाते हैं, जिससे वे जनक के हूबहू समान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसमें ना तो युग्मक बनते हैं ना संलयन होता है। और इसी तरह से जो है वो एक जीव जो हैं क्या कर जाते हैं, एक नए जीवों का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए जो है अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतति होते हैं उसको हम लोग क्लोन कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बने संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं,
क्यों ऐसा होता है और क्या यह कथन हमेशा के लिए सही होता है? चलिए अब हम लोग आंसर देखते हैं कि लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति के जीवित रहने के अधिक अवसर होते हैं। कहा जा रहा है कि जितने भी सारे लैंगिक प्रजनन करने वाले जीव हैं उनके जो संतति होते हैं ना, उनके जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इसमें जो है ना माता पिता दोनों के आनुवंशिक गुण होते हैं जो उन्हें अलग अलग पर्यावरणीय परिस्थिति में अनुकूलित करने में मदद करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि माँ बाप से जो गुण आते हैं वह एडवांस गुण आते हैं, है ना, विकसित प्रकार के गुण आते हैं जो पर्यावरण में सर्वाइव करने के लिए क्या होता है, एडाप्ट होता है, अनुकूलित होता है। और बच्चे का जो है ना माँ बाप के द्वारा यानी पेरेंट्स के द्वारा क्या होता है, मातृ रक्षा होता है, पेरेंटल केयर होता है। चलिए, हालांकि यह कथन जो होता है हर समय सही नहीं होता है, यानी कि जितने भी सारे आपके लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवधारी हैं और उनके द्वारा जो उत्पन्न संतानें हैं, यह कथन हमेशा सही नहीं होता है। क्योंकि कुछ स्थितियों में, जैसे कि जब पर्यावरण बहुत अधिक बदल जाए या जनक के स्वास्थ्य में कमी आ जाए तो संतति की उत्तरजीविता कम हो जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि लैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप बने संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। क्यों? है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो आनुवंशिक गुण होते हैं वह माँ बाप से मिलते हैं, पेरेंटल केयर होता है। अब कहा जा रहा है कि क्या यह हर समय सही होता है? तो नहीं भाई, यह हर समय सही नहीं होता है, क्योंकि जब पर्यावरण ही बदल जाएगा तो फिर जो है जनक या जो है उनके स्वास्थ्य में अगर कमी आ जाएगी तो फिर जो है बच्चे की देखरेख नहीं हो पाती हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें। अगला सवाल पूछा गया है कि अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार से अलग है? तो यहाँ पर हम लोग पहले देख लेते हैं कि अलैंगिक जनन द्वारा जो बनी संतति होती हैं, संतान होती हैं, वह कैसी होती हैं। तो इसमें जो है आपका ये क्या होता है, युग्मक का संलयन नहीं होता है, यानी मिलान नहीं होता है। और जब मिलान नहीं होगा तो इससे क्या होंगी, संतति आकार की और आनुवंशिक रूप से क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स से समान होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो अलैंगिक जनन द्वारा जो संतति उत्पन्न होती हैं वह कैसा होता है, क्लोन टाइप का होता है ना, जिसको हिंदी भाषा में क्या कहते हैं हम लोग, एक पुंजक कहते हैं। और जब लैंगिक प्रजनन की बातें आती हैं तो इससे जो उत्पन्न संतति होती है ना, इसमें क्या होता है, युग्मकों का संलयन होता है, यानी युग्मन होता है, मिलान होता है, और इसलिए जो है संतति जनक के समान नहीं होते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि जो आपके अलैंगिक प्रजनन होते हैं इसमें वेरिएशन नहीं पाया जाता है, यानी जो विभिन्नताएं होती हैं वह अनुपस्थित होती हैं। और लैंगिक प्रजनन में जो है आपका वेरिएशंस मिलेगा, यानी विविधता पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखें कि संतति पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन से कम अनुकूल होते हैं, यानी कि जितने भी सारे अलैंगिक प्रजनन करने वाले जीव हैं उनके द्वारा जो संतति उत्पन्न हो रहे हैं उसमें जो है ना वातावरण के प्रति कम अनुकूलता पाई जाती हैं। लेकिन जब लैंगिक प्रजनन की बातें आती हैं तो संतति पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के प्रति अधिक अनुकूलित होते हैं, यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा एडाप्टेशंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखें कि आपका अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर है, और कायिक जनन को प्रारूपिक लैंगिक प्रजनन और कायिक प्रजनन को हम लोग प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अलैंगिक और लैंगिक जनन में क्या क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखें कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर होता है। तो अलैंगिक जनन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही जनक कोशिका भाग लेता है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं यह एक क्या है, जनकीय प्रक्रिया है। लेकिन लैंगिक प्रजनन में क्या होते हैं, नर और मादा जो है दोनों भाग लेते हैं। नेक्स्ट देखें, दूसरा देखें कि जो इसमें क्या होता है, युग्मक तथा निषेचन का अभाव होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि लैंगिक प्रजनन में तो एक ही पेरेंट सेल्स भाग लेते हैं,
तो इसमें युग्मक का निर्माण और निषेचन का अभाव होता है। लेकिन लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है, निषेचन की भी प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट हम लोग देखें कि जो आपके अलैंगिक प्रजनन होते हैं यहाँ पर कायिक कोशिकाओं में होता है, यानी कि जितने भी सारे अलैंगिक प्रजनन करने वाले जीव हैं उनके शरीर में ही ऐसा मॉडिफिकेशंस होता है, शरीर टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, बहुत सारे हिस्सों में बढ़ जाते हैं, कभी कभी बीजाणु बना लेते हैं ना, या कोई उभार बना लेता है, तो कायिक कोशिका के कारण ही होता है। लेकिन लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, जनन कोशिकाओं के द्वारा जो है प्रजनन की प्रक्रिया होती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें कि अलैंगिक प्रजनन में जो है समसूत्री विभाजन होता है, लेकिन लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार के कोशिका विभाजन देखने को मिलते हैं। अलैंगिक प्रजनन की अगर बात करें तो इसमें सरल और तीव्र विधि द्वारा होने वाला एक जनन होता है, लेकिन लैंगिक प्रजनन जो होता है वह जटिल और धीमी होने वाला प्रजनन का प्रकार है। नेक्स्ट हम लोग देखें कि अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, जो संतति उत्पन्न होते हैं वह माँ बाप से यानी अनुवांशिक रूप से समान होते हैं, जिसको हम लोग क्लोन कहते हैं। लेकिन लैंगिक प्रजनन से जो उत्पन्न संतति होता है वह अपने माँ बाप से भिन्न होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें कि जनन इकाई कलिका हो सकती है, जिसको हम लोग बर्ड कहते हैं, विखंडन से हो सकता है, और शरीर जो है या तो टुकड़ों में बट जाएगा या तो उभार होगा। लेकिन लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, युग्मक तैयार होते हैं, चाहे वो नर युग्मक हों चाहे वो आपके मादा युग्मक हों। लैंगिक जनन में क्या होता है, यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलता है निम्न वर्ग के अकशेरुकी जीव में देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर रख सकते हैं कि अलैंगिक जनन जो होता है वह सरलतम प्रकार के जीवों में पाया जाता है, लेकिन लैंगिक प्रजनन जो होता है यह उच्च वर्गों के पौधे और जंतुओं में पाया जाता है। तो ये सभी के सभी आपके डिफरेंस हो गए। अलैंगिक प्रजनन में जितने भी सारे जो कैरेक्टर्स हैं और ये आपके लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में, तो ध्यान रखिएगा अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखें, नेक्स्ट सवाल है कि कायिक प्रवर्धन से क्या समझते हैं और इनके कुछ दो जो है उदाहरण दें। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि अनेक पुष्पीय पौधों में क्या होता है, कुछ रचनाएं होती हैं, जैसे ट्यूबर होता है, राइजोम होता है, कॉर्म है, बल्ब है, बल्बिल्स हैं इत्यादि से क्या होते हैं, पौधों के विकास होता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो पौधे आते हैं ना वो कहाँ से आते हैं भाई, बीज से आते हैं। तो बीज जब अनुकूल परिस्थिति देते हैं तो फिर इससे जो है दो हिस्सा निकलता है, आपका मूलांकुर आता है जिसको हम लोग रेडिकल कहते हैं, और एक ऐसा हिस्सा होता है जिसको हम लोग प्लूमूल कहते हैं। तो इस स्थिति में जो है पौधे आते हैं, और जब कभी जो है पौधे के कुछ ऐसे भाग या उसके तने या रूट सिस्टम या लीफ सिस्टम अगर क्या करते हैं एक नया पौधा बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं, है ना। पौधों के जो है रूट स्टेम लीफ से अगर कोई पौधे का विकास होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। काया मन होता है शरीर, तो यहाँ पर पौधों के हिस्से से बनते हैं। जब पौधे बीज को छोड़ करके किसी अन्य भाग से जन्म लेते हैं ना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल्स में हम लोग रखेंगे आलू, और आलू जो होता है आपका वो ट्यूबर मॉडिफिकेशंस है आपका अंडरग्राउंड स्टेम का, भूमिगत तना का। उसके बाद है ब्रायोफाइलम की पत्ती। तो ये दो उदाहरण आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें, व्याख्या करने बोल रहा है कि किशोर चरण क्या होता है। तो किशोर चरण जो होता है, किशोरावस्था एक महत्वपूर्ण चरण होता है, क्योंकि यह व्यक्ति के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इस दौरान व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त होता है। किशोरावस्था की जो है प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे कि आपका शारीरिक और मानसिक विकास ज़्यादा होता है, यौन आकर्षक होता है,
यहाँ पर जो है आपका यौन आकर्षण देखने को मिलता है, लड़का लड़की या विपरीत लिंग के प्रति जो है अट्रैक्शंस होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है यानी कि बुद्धि का विकास होता है, और नए नए शौक और आत्म खोज की रुचि होती हैं। मतलब यहाँ पर जो है आपको किशोरावस्था में अलग अलग जो है शौक देखने को मिलते हैं बच्चों में, और रुचि भी देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको किशोरावस्था में जो रहने वाले बच्चे होते हैं वह जो है अपने साथियों का जो बात होता है वह काफ़ी स्वीकृति देता है। तो यहाँ पर जितने भी सारे लक्षण होते हैं, शारीरिक और मानसिक विकास होता है, यौन आकर्षण बढ़ता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, नए नए शौक होते हैं, और साथियों द्वारा स्वीकृति का जो है महत्व होता है कि अगर उनके साथी अगर कुछ कहते हैं तो वही सही है ना। तो इस चरण में या इस अवस्था में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखें, प्रजनक चरण है जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज भी कहते हैं। तो किसी जीव की जीवन अवधि की वह अवस्था होती है जिसमें वह क्या करता है, एक नए जीवों को जन्म दे सकता है ना। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं, यानी एक ऐसा चरण जिसमें क्या करता है, कोई भी जीवधारी एक नए जीवों को जन्म देता है। इसे जीव के जीवन चक्र का वह चरण कहा जाता है जब वह यौन रूप से सक्रिय होता है और प्रजनन कर सकता है। यह चरण किशोर चरण यानी कि जुवेनाइल फेज की समाप्ति के बाद शुरू होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका किशोर चरण है इसमें क्या होता है, जीवों में वृद्धि और विकास होता है। उसके बाद जो है आपका प्रजनन चरण आता है जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं, और इसी फेज में क्या होता है, एक नए जीवों को जन्म देने की या पैदा करने की क्षमता जो है जीवों में आ जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें, जीर्णाचरण होता है या जीर्णा अवस्था है। तो जीर्णावस्था को हम लोग सनसेनेंट फेज भी कह सकते हैं। तो यह क्या होता है, जीवन चक्र की अंतिम अवस्था या तीसरी अवस्था होती हैं जिसमें प्रजनन आयु की समाप्ति होती हैं, यानी कि जब जीवों में नए जीव को जन्म देने की क्षमता छीन हो जाती हैं, और जीर्णावस्था की यह प्रारंभिक अवस्था के रूप में माना जा सकता है। यानी कि जब रिप्रोडक्टिव स्टेज समाप्त हो जाता है तो फिर जीर्णाचरण जो है क्या होता है, शुरू होता है, जिसमें क्या होता है, इस चरण में उपापचय क्रियाएं मंद होने लगती हैं। यानी कि शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है यह क्या होने लगता है, धीमा होने लगता है, और ऊतकों का क्षय होने लगता है, तथा शरीर के अंग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं, और अंततः जीवों की मृत्यु हो जाती है। तो इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धावस्था के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जीवों में 3 चरण हो गए। पहला हो गया आपका किशोर चरण हो गया जिसमें वृद्धि और विकास होता है। उसके बाद दूसरा चरण है प्रजनन चरण है, रिप्रोडक्टिव फेज है, जिसमें कोई भी जीवधारी अपने जैसे शिशुओं को जन्म देता है। और उसके बाद जो है आपका सेंसेनेंट फेज जिसमें क्या होता है, ये प्रजनन करने की क्षमता छीन हो जाती हैं और ये जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसको हम लोग वृद्धावस्था भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें कि अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक जनन को पाया है क्यों। चलिए अब हम लोग आंसर देख लेते हैं कि अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक जनन को चुना क्योंकि इन्हें के कई फायदे होते हैं, जैसे कि आनुवंशिक विविधता, अनुकूलता और जैव विकास। लैंगिक प्रजनन के माध्यम से गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है जिसमें कई विशेषताएं विकसित होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती हैं। कहा जा रहा है कि अगर कोई भी जीवधारी क्या कर रहा है, लैंगिक प्रजनन को अपनाया है, और उसमें जो है इसीलिए अपनाया है क्योंकि जो है आनुवंशिक विविधताएं देखने को मिलती हैं, एडाप्टेशंस देखने को मिलता है, पर्यावरण के प्रति अनुकूलता देखने को मिलती हैं, और इससे क्या होता है, विकास होता है, जिस वजह से जो है यहाँ पर गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो है जो गुण लक्षण होते हैं वो स्थानांतरित होते हैं।
चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखें। व्याख्या करके बताएं कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव जो है एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। चलिए आंसर में हम लोग करेंगे कि जनन करने वाले जीव में अर्धसूत्री विभाजन या युग्मक जनन प्रक्रियाएं होती हैं, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस प्रोसेस होता है और युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रियाएं होती हैं। सामान्यतः लैंगिक जनन करने वाले जीव में जो युग्मक होते हैं, यहाँ पर जो है सामान्यतः लैंगिक प्रजनन करने वाले जीव क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं, डायप्लॉइड्स होते हैं। और युग्मक निर्माण की प्रक्रिया में युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं, यानी गैमिट्स बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। और विशेषज्ञों के निर्माण को, यानी कि जितने भी सारे जो हैं आपके गैमेट्स हैं, जैसे आपके मेल गैमेट्स होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं, युग्मकों के निर्माण को, जिसमें कि अगर आपका नर युग्मक बनता है, मेल युग्मक बनता है, तो यह बनता है आपके शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के बाद। और अगर अंडे बनते हैं तो यह अंडाणु जनन प्रक्रिया के बाद बनता है। तो यहाँ पर कि इसका निर्माण जो होता है वस्तुतः नर और मादा गोनेड्स में बनते हैं। गोनेड्स मतलब होता है रिप्रोडक्टिव अंग, यानी कि प्रजनन अंग होता है। जैसे पुरुषों में वृषण पाए जाते हैं और मादाओं में क्या पाया जाता है, अंडाशय पाए जाते हैं। तो ये सब के सब क्या कहलाते हैं, गोनेड्स कहलाते हैं। यहाँ पर जो होता है युग्मकों में जो गुणसूत्रों की संख्या जो होती हैं वह आधी रह जाती हैं, अर्थात युग्मक अगुणित होता है। युग्मक जनन प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। मूल रूप से युग्मक जनन और अर्धसूत्री विभाजन क्रिया अंतर संबंधित होते हैं, जिसमें निषेचन नर और मादा अगुणित युग्मक संलयन द्विगुणित युग्मक का निर्माण करता है। और द्विगुणित युग्मक जो होते हैं यानी युग्मनज जो होते हैं, द्विगुणित युग्मनज जो होते हैं वह क्या करता है, भ्रूण बनाता है और भ्रूण से एक नए जीवों का विकास होता है। तो इस तरह से ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें कि प्रत्येक पुष्पीय पादप के भाग को पहचानें और लिखें कि वह अगुणित हैं कि ये क्या हैं, आपके द्विगुणित हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हैप्लॉइड्स और डायप्लॉइड्स पूछा जा रहा है। अंडाशय जो होते हैं वह कैसे होते हैं, द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं, 2n होता है। उसके बाद आपका परागकोश है, परागकोश भी आपका क्या होता है, 2n होता है, द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट है आपका अंडाणु कोशिकाएं हैं, डिम्ब जिसको हम लोग कहते हैं, एग सेल्स कहते हैं, ये होती हैं अगुणित कोशिका होती हैं। उसके बाद है आपका पराग है, यानी परागकण क्या होती हैं, अगुणित कोशिकाएं होती हैं। नर युग्मक अगुणित कोशिकाएं होती हैं। नर युग्मक जो होता है वह अगुणित कोशिकाएं होती हैं और युग्मनज जो होता है वह क्या होता है, आपका द्विगुणित कोशिका होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि ये आपको जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं कभी कभी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें कि बाह्य निषेचन की व्याख्या करें, इनके नुकसान भी बताएं। यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस जो होता है यह क्या होता है और इनके क्या क्या डिमेरिट्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि यहाँ पर जो है आपका जितना भी सारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करने वाले जीवधारी हैं और उसमें जो है आंतरिक निषेचन बाह्य निषेचन होता है। इसमें बाह्य निषेचन जो होता है वह प्रजनन की एक विधि होती है, यानी कि जब नर और मादा युग्मक आपस में संयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, युग्मक जो है ना, नर और मादा शरीर जो होता है यह मादा शरीर में ना मिल करके या किसी अन्य माध्यम में मिलता है। जैसे कि आपके जलीय माध्यम में अगर ये संयोग करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। यानी कि जब नर और मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के अंदर ना हो करके यह माध्यम में होगा, चाहे वो जलीय माध्यम में हो, मादा शरीर के बाहर होगा, तो इस स्थिति में उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन आपको मछलियों और उभयचर में देखने को मिलता है। और बाह्य निषेचन के जो कुछ नुकसान हैं, जैसे युग्मक की बर्बादी होती हैं, शिकारियों से इसका खतरा रहता है
और कठोर पर्यावरणीय स्थितियां भी शामिल होती हैं। यानी कि बाह्य निषेचन में तो नर और मादा युग्मक तो शरीर के बाहर ही मिलते हैं, तो फिर जो है यहाँ पर जो है शत्रुओं से ज़्यादा खतरा रहता है। युग्मक को काफ़ी अधिक युग्मक बनाने पड़ते हैं, क्योंकि एक्सीडेंटली जो है नर और मादा युग्मक क्या होते हैं, मिलते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि जू स्पोर्स और युग्मनज के बीच में क्या क्या अंतर होता है। तो आपके जो जू स्पोर्स है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं, यह क्या होता है, आपका अलैंगिक संरचना होता है। जू स्पोर्स क्या होता है, अलैंगिक संरचना होता है, लेकिन युग्मनज क्या है, एक प्रकार के लैंगिक संरचना होते हैं। चलिए दूसरा हम लोग देखें कि जू स्पोर्स जो होता है यह चलनशील होता है, यानी कि ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं। लेकिन युग्मनज क्या होता है, अचलनशील कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट देखें, यह अगुणित कोशिकाएं होती हैं, यानी कि यह हाइप्लॉइड्स होता है, लेकिन युग्मनज जो होता है वह आपके डायप्लॉइड कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट देखें कि जो बीजाणु कोशिकाएं होती हैं यह प्रत्यक्ष रूप से नए पौधे को जन्म देने के लिए अंकुरित होता है, लेकिन युग्मनज जो होता है ना, यह भ्रूण में विकसित होता है और उसके बाद जो है भ्रूण एक नए जीवों में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग देखें जू स्पोर्स और जो आपका युग्मनज में क्या अंतर है। चलिए नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव के बीच में क्या अंतर है। चलिए यहाँ पर जो है युग्मक जनन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस कहते हैं, यानी युग्मक बनने की प्रक्रिया को गैमीटोजेनेसिस कहा जाता है। और भ्रूणोद्भव जो है वो क्या है आपका, इम्ब्रायोजेनेसिस। क्या है, इम्ब्रायोजेनेसिस है, भ्रूण बनने की प्रक्रिया को इम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि युग्मक जनन जो है यह अगुणित युग्मकों की पीढ़ी की प्रक्रिया है, बनने की प्रक्रिया है, जबकि भ्रूणोद्भव जो होता है वह भ्रूण के बनने की प्रक्रिया है। युग्मक जनन जो होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन भ्रूणोद्भव में जो है समसूत्रण विभाजन होता है। नेक्स्ट देखें कि युग्मक जनन में जो होते हैं नर युग्मक को चलनशील बनाने के लिए इसमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है, लेकिन भ्रूणोद्भव जो होता है विशेष ऊतकों एवं अंगों के निर्माण के लिए आगे चल करके कोशिका विभेदीकरण की आवश्यकता होती है। मतलब सेल डिफरेंशिएशन की आवश्यकता होती है कि कौन से सेल जो हैं कौन से अंग का निर्माण करेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें कि एक पुष्प में निषेचन जो है पश्च निषेचन के बाद क्या क्या परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि पुष्प में जो पश्च निषेचन की प्रक्रियाएं होती हैं उसमें सबसे पहले क्या होता है, पुष्प के बाह्य दल पंखुड़ी और पुकेसर जो है मुरझा करके क्या हो जाते हैं, पुष्प से गिर जाते हैं। यद्यपि जो स्त्री केसर होते हैं पादप से ही जुड़ा रहता है। चलिए अब हम लोग आगे देखें कि युग्मनज जो होता है भ्रूण में विकसित हो जाता है, बीजांड जो होते हैं वह बीज में विकसित हो जाता है, और अंडाशय जो हैं वह क्या बना लेते हैं, फल बना लेते हैं। अंडाशय भित्ति जो हैं फल की दीवार बना लेती हैं, जिसे हम लोग फल भित्ति भी कहते हैं, जो क्या करता है, फल को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज में यानी पश्च निषेचन में क्या होता है, युग्मनज भ्रूण बनाता है, बीजांड बीज बनाता है, अंडाशय फल में बदल जाते हैं, और अंडाशय जो भित्ति होती हैं वह फल का दीवार बना लेती हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें, 16वां सवाल है कि एकलिंगी पुष्प क्या होता है। अपने आसपास के 5 एकलिंगी पुष्प को जमा करें और अपने शिक्षक की मदद से इसके स्थानीय नाम और वैज्ञानिक नाम का पता करें। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले कि एक क्या होता है, जब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि एक द्विलिंगी पुष्प क्या होता है। अपने आसपास से 5 द्विलिंगी पुष्प को इकट्ठा करें और अपने शिक्षक की सहायता से इनके सामान्य नाम और वैज्ञानिक नाम का
पता करें। तो यहाँ पर द्विलिंगी पुष्प क्या होता है कि जब एक ही पुष्प में नर और मादा प्रजनन अंग दोनों होते हैं, यानी कि पुकेसर और स्त्री केसर ये दोनों मौजूद होते हैं ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, यानी बायसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और इसमें जो आपके जो पुष्प आते हैं जैसे गुलाब हो गए, कुमुद हो गया, सूर्यमुखी हो गया, गुलहर हो गया, जैसे अड़हुल भी कहते हैं, सरसों हो गया, ये सब के सब ऐसे पुष्प रखते हैं जिसमें क्या होता है, द्विलिंगी होता है, यानी कि नर और मादा जो है दोनों प्रजनन अंग शामिल होते हैं। जो आपका गुलाब का वैज्ञानिक नाम होता है रोजा हाइब्रिड का होता है, कुमुद का होता है नेम्फिया लोटस होता है, सूर्यमुखी का होता है हेलियंथस एनस होता है, गुड़हल का जो होता है या अड़हुल का होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस होता है, और सरसों का होता है ब्रासिका निग्रा होता है या कंपेस्टिस होता है। तो ये आपके द्विलिंगी पुष्प हैं और कुछ आपके द्विलिंगी पुष्प के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखें कि 18वां सवाल है, अंड प्रजनक प्राणियों की संतानों की जो उत्तर जीविता होती हैं, यानी कि सर्वाइवल होता है, सजीव प्रजनक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त क्यों होता है, व्याख्या करें। तो यहाँ पर जो है आपका अंड प्रजनक प्राणी है, तो एक ऐसा जीवधारी जो क्या करता है, अंडे देते हैं। और अंडे कौन देते हैं, तो पक्षियाँ देती हैं, सरीसृप देते हैं अंडे, है ना। तो कहा जा रहा है कि अंड प्रजनक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन जो है, सर्वाइवल जो है, सजीव प्रजनक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त क्यों होता है, व्याख्या करें। चलिए यहाँ पर हम लोग आंसर देखेंगे कि अंड प्रजनक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन अधिक जोखिम युक्त होता है क्योंकि वे मादा जनक के शरीर के बाहर विकसित होते हैं, यानी अंडे जो होते हैं वह माँ के शरीर से बाहर विकसित होते हैं तथा विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों और शिकारियों के खतरे में रहते हैं। मतलब अंडे जो हैं माँ के शरीर से तो बाहर विकसित होते हैं और क्या पता शिकारी जो है उसको क्या कर ले, उसको नुकसान पहुंचा दे। जबकि सजीव प्रजनक यानी जो बच्चे देने वाले जीवधारी होते हैं उसमें संतानें जो होती हैं मादा शरीर के भीतर बनती हैं, यानी कि जो है शरीर के भीतर ही विकसित होता है। इस प्रकार से भ्रूणीय सही देखभाल और संरक्षण के कारण उसके उत्तर जीविता यानी कि जो रहने के अवसर होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो अंड प्रजनक करने वाले जीवधारी होते हैं, अंडे होते हैं जैसे सांप में, पक्षियों में अंडे के खतरे रहते हैं, अंडे को किसी भी शिकारी से खतरा रहता है कि पर्यावरण में वह एडाप्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन जितने भी सारे बच्चे पैदा करने वाले जीवधारी होते हैं उनके जो है ना संतानें जो होती हैं उनके जिंदा रहने के अवसर जो हैं ज़्यादा होते हैं। जितने भी सारे आपके जो बच्चे पैदा करने वाले जीवधारी हैं, क्योंकि उनके जो संतानें होती हैं माँ के कोख में पलती हैं, तो इस तरह से उसका जो देखभाल सही से हो पाता है और किसी अन्य शिकारियों का खतरा भी नहीं रह पाता है। तो इस तरह से जो है कि भ्रूणीय सही देखभाल और संरक्षण के कारण उनके उत्तर जीवित रहने के सुअवसर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो चैप्टर नंबर 1 के जितने सारे NCERT के सवाल हैं, जो आपका 12वीं कक्षा का अध्याय 1 है जीवों में प्रजनन, तो आज हम लोगों ने देखा। इसी तरह से हम लोग जो है एक एक करके जो है हम लोग NCERT का सॉल्यूशंस करेंगे। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आप जीव विज्ञान से संबंधित अन्य किसी टॉपिक्स पर नोट्स जो है देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें। और मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।